जय हिंद, वंदे मातरम dear student. Welcomes to your own YouTube learning platform, MyDidu University. Students, I am your educator Shubham, and now today I am going to present you another very important previous year paper. जी हाँ स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ ECO 103 यानी इकोनॉमिक्स का 103 का प्रीवियस ईयर पेपर। स्टूडेंट, इस पेपर को आप देख लो, ये 2022-23 यानी 2023 का ही प्रीवियस ईयर पेपर है जो आपका हुआ था पिछले बार। और इस पेपर की टाइटल की बात करेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 2 है, जो 3 क्रेडिट का आपका पेपर है स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रीवियस एग्जाम में आपके इकोनॉमिक्स में 103 में कैसे क्वेश्चन आए थे, उनके राइट आंसर क्या है। स्टूडेंट, चूंकि ये वीडियो इसलिए मोस्ट डिमांडेड वीडियो है, वो आप खुद ही समझ सकते हो, क्योंकि आप स्टूडेंट की इतना डिमांड आ रही थी कि सर इकोनॉमिक्स का आप करा दो, कहीं पे भी हमको कुछ अवेलेबल नहीं है और हमारी तैयारी भी उतनी अच्छे से नहीं हुई है। तो स्टूडेंट, ये वीडियो हमने कराने का निर्णय लिया था और इसका क्रेडिट जाता है हमारी एक स्टूडेंट हर्षिता को, जिन्होंने, जो आपकी एक सीनियर है, और उन्होंने ये पेपर आपके लिए हमें अवेलेबल कराया है। ठीक है स्टूडेंट, तो एक थैंक्स उनके लिए भी। और चलते हैं, हम वीडियो में बढ़ेंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चन आए थे, उनके राइट आंसर क्या है। तो स्टूडेंट, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। हम आपके लिए काफ़ी एफर्ट करते हैं, तो इसलिए तो आपको भी चैनल को शेयर और सपोर्ट करना बनता है, क्योंकि हम आप ही के लिए वर्क करते हैं। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस रिजिडिटी इज एसोसिएटेड विथ, यानी प्राइस रिजिडिटी यानी कीमत को जो फिक्सनेस होता है, दृढ़ता होती है, वो कहाँ से संबंधित है, किस मार्केट से। तो स्टूडेंट, आपको बताना चाहूंगा, कीमत की जो दृढ़ता होती है यानी एकदम फिक्स होता है, वो होता है ऑल्गीपोली मार्केट में। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। मोनोपोली में भी स्टूडेंट प्राइस को लेके बात रहती है, लेकिन वहां पे आपसे मनचाहा दाम ले लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे कंपटीशन कम होता है। तो ऑल्गीपोली मार्केट यानी अल्प अधिकारी बाजार में जो है प्राइस रिजिडिटी पाई जाती है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि जो पब्लिकेशन बुक, किस बुक की पब्लिकेशन की बात कर रहा है, जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, यानी पुरस्कार, रोजगार, ब्याज और मुद्रा के समान सिद्धांत, जो ये जो बुक है, इसका प्रकाशन वर्ष पूछ लिया है। स्टूडेंट, मैं आपको सारे वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें बताता हूँ, बुक्स भी बताता हूँ, पब्लिकेशन ईयर भी बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये बुक स्टूडेंट आई है, जो है जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। और ये जो बुक थी, ये बुक स्टूडेंट जॉन मेनार्ड कीनेस यानी JM कीनेस की ये किताब है। इसको भी आपको याद रखना है कि ये कीनेस का वर्क है। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिएगा, पेन पेपर चलाइएगा, मेरे साथ बैठिएगा, तो बिना पेन पेपर के मत बैठिएगा, वीडियो पॉज करिएगा, पेन पेपर लेके चीजों को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जॉन मेनार्ड कीन्स की बुक है, इसको आप नोट करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खेल सिद्धांत यानी गेम थियरी से कौन जुड़ा हुआ है। तो गेम थियरी जो होता है, साइंस ऑफ स्ट्रेटेजी इसको बोला जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, साइंस ऑफ स्ट्रेटेजी, यानी स्ट्रेटेजी का साइंस। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, नंबर ऑफ प्लेयर, सम ऑफ ऑल प्ले ऑफ, नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज, तो ये सबसे जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। ठीक है, तो जो खेल सिद्धांत है, खिलाड़ियों की संख्या, सभी प्रदेयों की संख्या, रणनीतिकों की संख्या से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न भी देखेंगे। स्टूडेंट, जितने टॉपिक आए हैं, सारे टॉपिक के आप नाम नोट करना और सारे टॉपिक को आप इसको गूगल करके पढ़ जाना। ठीक है, इंटरनेट पे काफ़ी मटेरियल आपको मिल जाना है, कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं। ठीक है, तो उसका लिंक, उसका भी आपको मैं बता दूंगा, वहां से भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, गैर प्रतिद्वंदी और गैर अपवर्जन विशेषताएं हैं, यानी नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल आर फीचर ऑफ। तो जो आपका राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल की बात करेंगे स्टूडेंट, तो ये जो है जो पब्लिक गुड होता है, वो नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल होता है, यानी जिसका आप भी इस्तेमाल कर सकते हो और दूसरे को इस्तेमाल करने से रोक नहीं सकते हो। ठीक है, तो पब्लिक गुड्स होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो राइट होगा इसमें। स्टूडेंट, नॉन राइवल कहने का मतलब इसका है कि इसका मतलब गैर प्रतिद्वंदी, यानी इसका सभी इसका उपयोग कर पाएंगे, और ये क्या कहता है, गैर बहिष्कृत, यानी किसी को इसका उपयोग करने से आप इसको, नॉन एक्सक्लूडेबल यानी अपवर्जन, मतलब यहाँ पे ये मतलब होगा कि आप किसी को भी इसका इस्तेमाल करने से रोक भी नहीं सकते हो, और इसको ऐसा भी नहीं कि इसका बहिष्कार कर सकते हो, यानी इसका बहिष्कार नहीं किया जा सकता है। जैसे पानी है, उसको आप सबको यूज करना है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें इसमें आती हैं। इम्पॉसिबल टू एक्सक्लूड, जिसको बाहर न किया जा सके। ठीक है, तो ये हमारा पब्लिक गुड ही होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आभास लगन के प्रतिपादक यानी क्वाजी रेंट। तो क्वाजी रेंट थियरी किसकी है। तो स्टूडेंट, मैंने ये आपका इकोनॉमिक्स 102 में भी हमने इसकी बात की थी कि क्वाजी रेंट की थियरी है मार्शल की। ठीक है, तो मार्शल ने, तो स्टूडेंट मार्शल ने ये थियरी क्वाजी रेंट की दी हुई है। ठीक है, ये मार्शल, यहाँ पे ऑप्शन में मार्शल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और मार्शल ने अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स
अब पूछ देगा क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के किसकी बुक है, तो आपको नोट कर लेना स्टूडेंट, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है मार्शल की बुक है, जो 1890 में, ईयर क्या था 1890, ये आपको याद रखना है, मार्शल की बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का, ये भी आप नोट कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तरलता अधिमान सिद्धांत दिया गया, यानी जो आपका लिक्विडिटी प्रीफरेंस थियरी है, ये किसने दिया, तो जॉन मिनेर्ड कीनेस, जिसकी बात अभी पहले भी हुई है कि जिसकी किताब का नाम पूछा था आपसे, सॉरी पब्लिकेशन ईयर पूछा था 1936 में जो आई थी। तो ये जो आपका है कि तरलता अधिमान सिद्धांत दिया गया है, तो ये कीनेस द्वारा दिया गया है, ठीक है। और स्टूडेंट ये भी बता दूं आपको कि कीनेस ने इसको अपने, जेएम कीनेस ने इसको अपने किस वर्क में दिया, तो जेएम कीनेस ने इसको द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नोट कर लीजिए, द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936 में एक किताब आई थी, द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। स्टूडेंट अगर नाम छूट जाए तो आप वीडियो पॉज करके, स्लो करके, फास्ट करके, आप फ्री हो जैसे चाहो वैसे वीडियो देख लो, लेकिन वीडियो आप पूरा देखोगे तो आपका काफी अच्छा रहेगा। अगला करा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मतलब उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता नहीं है। स्टूडेंट आप अंग्रेजी में नाम याद करोगे तो आपको ये सब्जेक्ट इजी पड़ेगा, ठीक है। तो कह रहा है एजम्पशन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का की मान्यता नहीं है, यानी क्या फीचर नहीं है, क्या विशेषता नहीं है, ठीक है, इसमें से कौन सी बात नहीं है। तो स्टूडेंट इसकी जब हम बात करते हैं तो ये जो इकोनॉमी, ये जो होता है स्टूडेंट, इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस टू गुड्स, ठीक है, फिक्स्ड रिसोर्सेज और टीचिंग्स, ठीक है। तो दो तरह से यानी दो वस्तुओं का तो इकोनॉमी में उत्पादन होता है। जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात करते हैं तो इकोनॉमी इसमें दो चीजों का प्रोडक्शन, दो गुड्स का प्रोडक्शन कर सकती है, और इसमें रिसोर्सेज फिक्स होते हैं और टेक्निक भी क्या होती है, फिक्स होती है। तो फिक्स्ड रिसोर्सेज फिक्स टेक्निक की इसमें बात होती है, ठीक है। और ये भी जानिए कि जब ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का जो ये टेक्निक इस्तेमाल जब हम करते हैं तो स्टूडेंट, जब इसमें दो हमारे क्या होते हैं, दो गुड्स के लिए जो जैसे कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री काम करता है तो एक टेक्निक का इस्तेमाल दूसरे के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो एक का प्रोडक्शन जब बढ़ाते हैं तो ऑफ कोर्स जो आपके पास रिसोर्सेस हैं, एक का जो आपने जैसे जो मशीन लगाई है, एक का उत्पादन, एक मशीन का उत्पादन दूसरे चीजों के उत्पादन में जब आप ले जाते हैं तो एक का प्रोडक्शन घटता है तो दूसरे का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो इसमें स्थिर तकनीक होती है और दो वस्तुओं का उत्पादन होता है, ठीक है। और मूल बिंदु के नातेदार जो होते हैं, लेकिन इसका ढलान क्या होता है, ये जो स्टूडेंट ये जो कह रहा है, तो ढलान इसका ऊपर की ओर नहीं होता है, ठीक है, स्लोप अपवर्ड नहीं जाता है, ठीक है, एक का बढ़ता है और एक का घटता है। स्टूडेंट इसका जाके अगर आप ग्राफ खोल के देख लोगे आपको सारी चीजें समझ में भी आ जाएंगी, ठीक है। चलिए अभी स्टूडेंट यहाँ पे ग्राफ आपको दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता है एक ही वीडियो में क्या क्या किया जाए, लेकिन आप इसको नोट कर लो, इसका ग्राफ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो उधर नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन, इम्पॉसिबिलिटी थियरम किसने दिया, यानी असंभवता सिद्धांत, ठीक है। हिंदी में मैं थोड़ा सा वो है हिंदी शब्दों को लेके, लेकिन तो ये जो थियरी स्टूडेंट ये दी गई, ये एरो ने दी, ठीक है, कीनेथ जे एरो की ये थियरी है, और ये तो ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। असंभव सिद्धांत जो है इम्पॉसिबिलिटी थियरम कीनेथ जे एरो का है, और ये एरो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है स्टूडेंट कि ये नोबेल प्राइज विनर भी है, ये अमर्त्य सेन की तरह ये नोबेल प्राइज विनर भी हैं, जैसे इंडिया से हैं अमर्त्य सेन, और ये आपके इंडियन नहीं है, एरो जो नोबेल प्राइज विनर है। और इसको जो ये इम्पॉसिबिलिटी थियरम का एक नाम और है, अगर पूछ लेता है आपसे तो आपको याद रखना है, इसको एरो पॉसिबिलिटी थियरम या एरो पैराडॉक्स के नाम से हम जानते हैं। एरो पॉसिबिलिटी थियरम भी इसको बोलते हैं, जॉन कीनेथ जे एरो के इस थियरम को, जिसको इम्पॉसिबिलिटी थियरम, एरो पॉसिबिलिटी थियरम के नाम से बोलते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि परफेक्ट वोटिंग सिस्टम इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट। परफेक्ट वोटिंग सिस्टम को ये बात करते हैं कि कभी बनाया नहीं जा सकता है, ठीक है। इस सिद्धांत की बात करते हुए कि इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट परफेक्ट वोटिंग सिस्टम, नहीं बन सकता है कभी भी। अगर विक्रय लागत का संबंध है, यानी जो आपका सेलिंग कॉस्ट है, तो वो किससे, मोनोपोली से जुड़ा हुआ है। विक्रय लागत जो है मोनोपोली बिकम देयर इज नो सेलिंग कॉस्ट इन परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। तो क्या होता है, जब सेलिंग कॉस्ट रिलेटेड होता है, सेलिंग कॉस्ट जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो एकाधिकार से, विक्रय और आपका, ठीक है। तो मोनोपोली और कभी परफेक्ट कंपटीशन में सेलिंग प्राइस वो नहीं हो सकता है, ठीक है, विक्रय लागत का संबंध उससे नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि देयर इज नो सेलिंग कॉस्ट इन परफेक्ट कंपटीशन, एक बहुत फेमस टर्म है, ये एक स्टेटमेंट है कि देयर इज नो सेलिंग कॉस्ट इन परफेक्ट कंपटीशन, तो परफेक्ट कंपटीशन होगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसी से हम तय कर लेते हैं कि जो कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं होता है परफेक्ट कंपटीशन में, ये कथन है, और इस कथन के बेस पे ही अगर हम तय कर दे तो मोनोपोली हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, प्रोपाउंडर ऑफ डिफरेंशियल रेंट, यानी विभेदात्मक लगान के प्रतिपादक प्रोपाउंडर कौन है। तो डिफरेंशियल रेंट की बात जब मैं करता हूं स्टूडेंट, तो फर्स्ट थियरी ऑफ रेंट ये डेविड रिकार्डो की है, ठीक है। तो डेविड रिकार्डो की ये थियरी है,
तो जो थियरी ऑफ रेंट है स्टूडेंट, वो आपका डेविड रिकार्डो की है, ठीक है। तो जब डेविड रिकार्डो की है, मार्शल जे एस मिल और एसी पीगू मुझे इसमें समझ नहीं आया, और मेरे हिसाब से ये इसमें ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगर आपको इसमें कोई परफेक्ट प्रूफ मिलता है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन मार्शल जे एस मिल और एसी पीग ना होके मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर डेविड रिकार्डो ही होगा, जिन्होंने जो इन्होंने डिफरेंशियल रेंट की भी बात की है और रेंट की भी बात की है। और पहला रेंट थियरी भी डेविड रिकार्डो का है, जो 1817 में आया था। इतना तो आप कंफर्म जान लो कि थियरी ऑफ रेंट बाय डेविड रिकार्डो 1817 में आया था, और इनका वर्क था जिसमें थियरी दिए थे प्रिंसिपल एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, जो 1817 में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अल्पकाल में औसत लागत वक्र का आकार होता है, यानी जो शेप होता है एवरेज कॉस्ट कर्व का शॉर्ट टर्म में एवरेज कॉस्ट कर्व का शेप क्या होता है। तो स्टूडेंट जब शॉर्ट टर्म की बात हम करते हैं तो इस जो है यू कर्व का आकार ले लेता है। क्या, जब शॉर्ट टर्म में आप जाके कर्व देख लेना, और ये कैसा कर्व हो जाता है, यू कर्व, ठीक है। उल्टा यू नहीं बनता है, यू शेप्ड बनता है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट होगा, यू कर्व, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट शॉर्ट टर्म में यू शेप का कर्व बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तटस्थता वक्र का सर्वप्रथम प्रयोग, यानी जो है जो इनडिफरेंस कर्व है, तटस्थ है, जो तटस्थता कर्व का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। सॉरी स्टूडेंट, गलती से हम क्वेश्चन नंबर 17 पे चले गए थे। तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, तो पहले इसको करेंगे फिर सिस्टमैटिक बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी जो वो क्वेश्चन 17 पे हम पहुंच गए थे, ये क्वेश्चन 12 है कि एमवीपी इक्वल होता है, 12 है, ठीक है। वो 17 था, अभी उसको भी करेंगे। तो कह रहा है एमवीपी इक्वल होता है। एमवीपी किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, तो एमवीपी जिसको मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म तो आप जान ही रहे होगे। तो मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट होता है, ठीक है, और ये इक्वल होता है एमपीपी के, ठीक है। एमपीपी इंटू प्राइस के बराबर होता है। तो एमपीपी जो होता है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, इसको एमपी के नाम से भी कई लोग दिखाते हैं। तो एमपीपी जो होता है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इंटू प्राइस के बराबर होता है। तो एमपीपी बराबर होता है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इंटू प्राइस। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, व्युत्पन्न मांग यानी डिराइव्ड डिमांड क्या होती है। डिराइव मतलब जो दूसरे चीज से उत्पन्न हो, डिराइव, इसको मतलब डिराइव हो क्या है। तो स्टूडेंट मैं डिराइव डिमांड के बारे में आपको एकदम स्पष्ट बता दूं। एक डिमांड जो दूसरे प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। जैसे ये कैसे डिराइव डिमांड बन जाता है, जैसे कार की मांग है समाज में कि हमको कार चाहिए, पर्सन को कार खरीदना है, ठीक है। और कार की मांग है कि उसमें स्टील लगेगा, आयरन लगेगा, ठीक है। तो जब कार की मांग बढ़ी तो कार फैक्ट्रियों ने आयरन की मांग बढ़ा दी। तो वही डिराइव्ड मांग है कि कार के मांग की वजह से, कार की मांग बढ़ने से आयरन और स्टील की मांग बढ़ गई और उनके भी प्राइस हाई हो गए। तो ये कहता है कार की मांग कार की हुई और कार की मांग की वजह से आयरन की मांग बढ़ गई, तो इसके वजह से, ठीक है, आयरन और स्टील की मांग बढ़ गई। तो ये होता है डिराइव्ड डिमांड, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करता है, तो स्टूडेंट ये आपका डिमांड ऑफ कैपिटल गुड, ये डिमांड ऑफ कैपिटल गुड इसको कहेंगे, इस पे डिपेंड करता है। पूंजीगत यानी जिस चीजों का डिमांड आ रहा है, तो पूंजीगत वस्तुओं की मांग जब बढ़ती है तो इसकी भी मांग बढ़ जाती है, ठीक है। तो डिराइव्ड जो डिमांड होता है, मैंने आपको स्पष्ट समझा दिया कि दूसरे वस्तुओं की जब मांग बढ़ती है और उस दूसरे वस्तुओं की मांग बढ़ने के नाते किसी और वस्तु की मांग बढ़ने लगे, तो वो हमारा होता है डिराइव्ड डिमांड, ठीक है, जिसको व्युत्पन्न मांग कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में तो आ गया होगा। स्टूडेंट साथी, आप किस कॉलेज से वीडियो देख रहे हो और कहाँ से हमें फॉलो या सब्सक्राइब कर रहे हो, तो ये कमेंट में आप बताइएगा। इससे हमें पता चलता है कि हमारे स्टूडेंट कहाँ कहाँ और किस कॉलेज से हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। साथ ही साथ स्टूडेंट वीडियो को अपने क्लासमेट्स, फ्रेंड्स से शेयर जरूर करिएगा, ताकि हमें अच्छा लगे और हम आपके लिए अगले बार भी जब आपके एग्जामिनेशन रहें तो आपके लिए वीडियोज लेकर टाइम पर अवेलेबल रहें, आपके लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लेके आएँ। इसलिए आप हमें जरा सपोर्ट करिएगा। अगला क्वेश्चन, मोनोपोलिस्ट विल ऑलवेज अर्न एब नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो मोनोपोलिस्ट जो होता है वो हमेशा एब नॉर्मल प्रॉफिट यानी असामान्य लाभ कब पाता है, ठीक है। तो मोनोपोलिस्ट जो मतलब जो अकेले कंट्रोल करता है, तो एकाधिकारी सदैव असामान्य लाभ अर्जित करेगा किस समय। तो मोनोपोलिस्ट स्टूडेंट जो होता है वो असामान्य लाभ आपका गेन करता है लॉन्ग में, ठीक है, लॉन्ग रन में, जब दीर्घ काल में, ठीक है। किसमें, तो स्टूडेंट यहाँ पे जरा आप करेक्ट कर लो, ये मैंने मोनोपोलिस्ट को जब हम देख के बताएंगे तो मोनोपोलिस्ट लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट नहीं गेन करेगा। मोनोपोलिस्ट तो जब अपने जैसे कोई ऐसा सामान ला देगा मार्केट में जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और वो मोनोपोलिस्ट मतलब एक ही व्यक्ति के पास वो सामान है, तो वो शॉर्ट टर्म में ही ज्यादा पैसे गेन कर लेगा। वो शॉर्ट टर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको लॉन्ग टर्म नहीं, नॉर्मल व्यक्ति लॉन्ग टर्म में, नॉर्मल कंपनियां लॉन्ग टर्म में पाएंगी, लेकिन जब मोनोपोलिस्ट आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म में ही ज्यादा कमा लेंगे। क्योंकि जैसे कोई ऐसी चीज है जैसे आपको चाहिए ही चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको पानी चाहिए और पानी बस कोई एक कंपनी सेल कर रही हो, तो अब कितना भी पैसा वो शॉर्ट टर्म में ही बहुत ज्यादा पैसा कमा लेंगे। जैसे कोरोना के समय मास्क बिक्री से और सैनिटाइजर बिक्री से कंपनियों ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट बहुत कम समय में कमा लिया। तो मोनोपोलिस्ट हमेशा शॉर्ट टाइम में ज्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं।
तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समांग उत्पाद विशेषता है, होमोजेनियस प्रोडक्ट इज फीचर ऑफ। तो होमोजेनियस फीचर किस, यानी जो होमोजीनियस मतलब एक तरह का, ठीक है। तो समांग उत्पादन किसकी विशेषता है स्टूडेंट? तो ये आपका परफेक्ट कंपटीशन की विशेषता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा हमारा यहाँ पे, पूर्ण प्रतियोगी बाजार की। स्टूडेंट आपके लिए काफी एफर्ट लगा के हम वीडियो करते हैं, तो राइट आंसर आपका सी रहेगा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार से। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है लगान का सिद्धांत यानी रेंट थियरी। ये तो मैंने आपको बताया डेविड रिकार्डो की दी गई है, और ये भी मैंने बताया कि किस ईयर में डेविड रिकार्डो ने दिया, तो आप इसको जरा देख लेना, ठीक है। तो डेविड रिकार्डो की ये थियरी है और आई थी 1817 में। मैंने किताब का भी नाम बताया था जिसमें इस थियरी को दिया था, वो भी आप जाके पीछे नोट कर लेना। सफलता, बाजार विफलता का कारण क्या? रीजन ऑफ मार्केट फेल्योर, मार्केट फेल क्यों कर जाता है, ठीक है। जब इसकी बात स्टूडेंट करेंगे तो मार्केट फेल्योर का रीजन क्या है? इम्परफेक्ट मार्केट, मतलब अच्छे से मार्केट ना, एक्सटर्नलिटी बाहरी हस्तक्षेप, और फिर कह रहा है प्रॉपर्टी राइट नॉट डिफाइंड, और ऑल ऑफ एबव। तो सारा भी हो जाएगा। इसी की वजह से बाजार विफलता का कारण ये सब है, अपूर्ण प्रतियोगिता, बाह्यता, संप्रदाय अधिकारियों का परिभाषित होना, ठीक है, मतलब परिभाषित नहीं होना, मतलब किसका क्या राइट है ये सब डिफाइंड नहीं होना, इसके कारण भी बाजार फेल करता है, ठीक है। तो डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पैरेटो अनुकूलतम संबंधित है। तो पैरेटो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके इस कोर्स के लिए, और पैरेटो का ऑप्टिमिलिटी से आप ऑप्टिमैलिटी को आपको देख के जाना है, जिसको पैरेटो की इफिशियंसी भी बोलते हैं, यानी पैरेटो ऑप्टिमिलिटी का दूसरा नाम पैरेटो इफिशियंसी भी है, इसको भी आप जानेंगे। और इस पैरेटो इफिशियंसी है, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखना। और अब देखते हैं इसका संबंध किससे है। तो पैरेटो की जो ऑप्टिमिलिटी है, इसको ये दिया था विल्फ्रेड पैरेटो ने, यानी पैरेटो के ऑप्टिमिलिटी जो है इसको विल्फ्रेड पैरेटो ने दिया था, और ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स से जो संबंधित है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कल्याण अर्थशास्त्र से ये संबंधित है। और इसी को वेलफेयर इकोनॉमिक किससे संबंधित है स्टूडेंट? ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से संबंधित है, ठीक है, धनात्मक इकोनॉमिक्स से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या संबंधित है? अब जो क्या होता है वो इकोनॉमिक्स में किससे संबंधित है? तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप उतना आराम से नहीं समझ पाओगे, जिन्होंने पढ़ा होगा वही देख पाएंगे। तो नॉर्मेटिव, ठीक है, तो जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होते हैं, नॉर्मेटिव जो होते हैं वही फोकस करते हैं किस पे? आदर्श अर्थशास्त्र जिसको आप कहते हो हिंदी में। तो नॉर्मेटिव फोकस करते हैं व्हाट इज इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या है, इसके वैल्यूज ऑफ इकोनॉमी क्या है, और वैल्यूज ऑफ इकोनॉमिक फेयरनेस क्या है, ठीक है। व्हेन पॉजिटिव इकोनॉमिक फोकस इज बेस्ड, और ठीक है, और वहीं पे जो आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है वो बेस्ड ऑन फैक्ट, ठीक है, जिसको जो प्रूव या डिसअप्रूव नहीं किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है, जो ये आदर्शवाद की स्थिति में इकोनॉमिक क्या है, इकोनॉमिक्स कैसे चलना चाहिए, अर्थशास्त्र में क्या नियम कानून है, वो बात करता है आपका क्या कहते हैं, नॉर्मेटिव, ठीक है। वहीं जो पॉजिटिव है वो फोकस करता है कि जिस फैक्ट को अप्रूव या डिसअप्रूव आसानी से नहीं किया जा सकता है, दैट फैक्ट दैट कैन नॉट बी प्रूव और डिसअप्रूव्ड। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही रहेगा, और मैंने आपको पॉजिटिव के बारे में भी बताया। पैरेटो अनुकूलतम का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हम कहें पैरेटो का ऑप्टिमिलिटी से बड़ा क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी, आप इसको देख के जाओगे, और विल्फ्रेड पैरेटो के नाम पे ये पढ़ा है। तो इनका अनुकूलिटी किससे संबंधित है स्टूडेंट? तो ये एजवर्थ के बॉक्स से ये रिलेटेड है, आप जाके देख लेना, एजवर्थ बॉक्स और पैरेटो ऑप्टिमिलिटी में संबंध आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पैरेटो की ऑप्टिमिलिटी एजवर्थ बॉक्स से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्षतिपूरक मापदंड का संबंध है। तो क्षतिपूरक मापदंड यानी कंपनसेशन क्राइटेरिया जो होती है वो किससे संबंधित है? तो वो काल्डर और जो है काल्डर और हिक्स से संबंधित है, ठीक है। क्षतिपूरक मापदंड, आप जाके इसके डिफिनेशन को और इसके फीचर्स को आप देख लोगे तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। काल्डर, और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो संबंधित है वो काल्डर और हिक्स से है, ठीक है। अगला प्रश्न, फिर वेलफेयर इकोनॉमिक किससे संबंधित है? इसको मैंने आपको पहले ही बताया कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से, जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स होता है वो किससे संबंधित होता है? वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से होता है, नॉर्मेटिव से नहीं होता है। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स हमेशा पॉजिटिव वास्तविक अर्थशास्त्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, दोहरा मापदंड का संबंध। तो दोहरा मापदंड की बात जब कर रहे हैं तो स्टूडेंट ये इसको दिया सीटोवास्की ने, जो डबल क्राइटेरिया का कॉन्सेप्ट दिया सीटोवास्की ने। स्टूडेंट सीटोवास्की ने जो है विरोधाभास सिद्धांत 1941 में दिया, ठीक है, 1941 में दिया, किसमें? 1941 में दिया, ठीक है। इसको विपरीत परीक्षण का सिद्धांत भी हम बोलते हैं, सीटोवेस्की का 1941 में आया, और ये ड्यूअल क्राइटेरियन पे बेस्ड था, ठीक है। जरा स्टूडेंट यहाँ पे आपको ध्यान से देखने पे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मांग, फर्म का मांग वक्र बराबर होता है, डिमांड, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा स्टूडेंट, या पिक्चर थोड़ी ब्लर आपको लग सकती है। डिमांड कर्व जो फर्म होता है वो किसके बराबर होता है? तो डिमांड कर्व फर्म जो होता है स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि
ये AC वक्र के बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि अब इसको भी आपको समझा ही देता हूँ, ठीक है। मैं स्टूडेंट बहुत जल्दी बस आंसर बताने में यकीन नहीं करता हूँ, इसीलिए मेरी आदत है कि मैं चीज़ों को आपको क्लियर करता हूँ। तो कह रहा है जब कह रहा है कि सिंस वन मार्केट जो होता है, वन फर्म कंट्रोल होल मार्केट, जब एक फर्म ही पूरे मार्केट को कंट्रोल करती है मोनोपोली की वजह से, तो डिमांड कर्व जो होता है वो एवरेज रिवेन्यू कर्व के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये जो डिमांड कर्व होता है वो किसके बराबर हो जाता है? एवरेज रिवेन्यू कर्व, AR बराबर D हो जाता है, ठीक है। तो एवरेज रिवेन्यू कर्व ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। सी मैंने बताया, इसको बी कर लेना आप। एवरेज रिवेन्यू कर्व के बराबर हो जाता है। डिमांड कर्व जो होता है वो एवरेज रिवेन्यू कर्व के बराबर हो जाता है। इसको हम शॉर्ट में AR बराबर D के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, एक फीचर ऑफ मोनोपॉली। अब ये मोनोपॉली तो आप समझ जाओ कि जब मैंने पहले ही समझा दिया कि जब बाजार में कोई वस्तु हो जो एक ही व्यक्ति के पास हो, एक ही संस्था के पास हो, तो क्या होगा? तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैंने पहले बताया क्यों नहीं होंगे, लार्ज नंबर ऑफ सेलर नहीं आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक ही सेलर होता है जो, या एक ही कंपनी होती है जो मनमाने दाम पे चीजों को बेचती है। फर्म की कीमत लेने वाली, प्राइस टेकर, फर्म इज प्राइस टेकर, ठीक है। और तो फर्म इज प्राइस टेकर, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। और बाकी क्यों नहीं है? अगला कह रहा है क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ गुड, बिल्कुल नहीं, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। मोनोपॉली में जैसे किसी चीज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, वही चीज चाहिए तो वही चीज चाहिए, ठीक है। तो इसका कोई जो है रिप्लेसमेंट संभव नहीं होता है, ठीक है। और उपरोक्त से कोई नहीं, तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा स्टूडेंट, कि बी राइट आंसर हो जाएगा। कि मोनोपॉली की एक विशेषता है कि फर्म जो होता है वही प्राइस को डिसाइड करता है। फर्म इज प्राइस टेकर नहीं स्टूडेंट, अगर इसको लिखना चाहिए था फर्म इज प्राइस मेकर, फर्म ही प्राइस मेकर है, ठीक है। ये सही ऑप्शन है और बी वाला ही राइट रहेगा। टेकर को आप मेकर समझिएगा। अगला क्वेश्चन, एक ही विक्रेता द्वारा पूर्ति नियंत्रित होती है, यानी सप्लाई इज कंट्रोल्ड बाय ओनली वन सेलर। किसमें किसमें सप्लाई एक सेलर द्वारा कंट्रोल की जाती है स्टूडेंट? तो ठीक है, तो ये मोनोपोली में, किसमें? मैंने बताया ना, सप्लाई जो होती है एक सेलर किसमें कंट्रोल करता है? इज कंट्रोल बाय वन सेलर। ये क्वेश्चन अभी आगे आपको पहले ही समझाया कि मोनोपोली में एक सेलर होता है। स्टूडेंट मोनोपोली वर्ड जो बना है अभी नीचे, इसमें आपको जान लेना कि मोनो मतलब होता है सिंगल और पॉली मतलब सेलर। तो मोनो मतलब सिंगल और पॉली मतलब सेलर, तो मोनो सेलर में ही सिंगल सेलर होता है, ये आपको समझ के रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंपटीशन एमंग फ्यू इज फीचर ऑफ, यानी अल्प के बीच प्रतियोगिता किसकी विशेषता है? तो फ्यू के बीच कंपटीशन किसमें होता है? मोनोपॉली में सिंगल कंपटीटर होता है, यानी इसका कोई कंपटीटर होता नहीं है। ऑलिगोपोली में कुछ होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं, इसमें कुछ होते हैं। अल्प अधिकारी बाजार की विशेषता है, इसमें फ्यू सेलर होते हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्म का संतुलन, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। तो फर्म का संतुलन कहाँ पे होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट फर्म का संतुलन के लिए कुछ कंडीशन है जो आपको याद रखना है। तो फर्म के संतुलन के लिए MR जो होता है, MR इज इक्वल टू, आपको याद रखना है AR के बराबर होता है। MR जो होता है वो किसके इक्वल होता है? AR के बराबर होता है, ठीक है। और AR जो होता है, और जो ये तीनों चार चीज आपस में बराबर होते हैं, MR, AR, AC और MC, ये चारों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो मार्जिनल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू और एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये सब क्या हो जाते हैं? लॉन्ग इक्विलिब्रियम में बराबर हो जाते हैं। तो इसके हिसाब से स्टूडेंट हमारा आपको याद रखना है, बस आप याद रखना, इक्विलिब्रियम के केस में MR जो होता है, AR और AC और MC चारों बराबर होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। AC बराबर MC, मैंने बताया ना, एवरेज कॉस्ट होता है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाता है, और उसका ढाल जो होगा दोनों का स्लोप भी इक्वल होगा। तो AR, MR, AC, MC चारों बराबर होते हैं, ठीक है। तो इनका स्लोप भी इक्वल होगा। पॉली का अर्थ है, इसको मैंने पहले ही बताया, पॉली मतलब होता है सेलर और मोनो मतलब होता है सिंगल। तो मोनोपॉली में क्या होता है? सिंगल सेलर होता है। तो हमारा पॉली का अर्थ हो जाएगा सेलर, विक्रेता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। उपभोक्ता बचत शून्य कब होता है? तो उपभोक्ता बचत शून्य स्टूडेंट फर्स्ट डिग्री प्राइस में होता है। इसको आपको याद रखना है, फर्स्ट डिग्री, हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में उपभोक्ता बचत शून्य हो जाता है, नील हो जाता है। क्यों? इसको हम दूसरा नाम से जानते हैं, परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का एक नाम और याद रखिएगा, परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। इसमें मैक्सिमम चेंज दे हैव टू पे, और ठीक है, मैक्सिमम जो वो पे करना चाहता है ईच यूनिट दे वांट, यानी जो जितना इसमें जानते हैं कंज्यूमर सरप्लस जीरो इसलिए हो जाता है कि जो इसमें मैक्सिमम जो होता है वो कितना एक कंज्यूमर पे करना चाहता है और सेलर उसी पे वो प्रोडक्ट को दे देता है, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाता है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, कि मैक्सिमम चार्ज जो है कितना पे करना चाहते हैं, मैक्सिमम चार्ज दे वांट टू पे फॉर ईच यूनिट, ठीक है, और वो उसको दे देते हैं। तो इसमें कंज्यूमर सरप्लस निल होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सीमांत भूमि पर लगान होगा, यानी मार्जिनल लैंड के, तो रेंट थियरी रिकार्डो की है, और ठीक है, और मार्जिनल सीमांत भूमि पे पूछ रहा है लगान क्या होगा। तो जो
सीमांत इस थियरी जो कहती है स्टूडेंट, उसके हिसाब से जो जितना फर्टाइल यानी जितना उपजाऊ भूमि होगा उसका प्राइस उतना ज्यादा होगा। और मार्जिनल लैंड जो होता है नो कास्ट को, नो रेंट को अट्रैक्ट करता है, तो जीरो हो जाएगा। नो रेंट को, जो मार्जिनल लैंड होता है, ठीक है स्टूडेंट, तो वो जीरो को, ठीक है, वो नेल, उसका इसको बोलते हैं कि ये नेल को अट्रैक्ट करता है। मार्जिनल लैंड अट्रैक्ट नो रेंट, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो मार्जिनल लैंड कभी भी नो रेंट को वो करता है, तो जीरो सही हो जाएगा, ठीक है। और वहीं फर्टाइल लैंड होता है वो मैक्सिमम प्राइस को वो गेन करता है, ठीक है। चलिए, फीचर ऑफ ऑल्गीपोली मैंने बता दिया, ऑल्गीपोली के बारे में आपको पहले ही बताया। तो ऑलिगोपोली जो होता है, अल्प अधिकार, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ सेलर होते हैं, ठीक है, फ्यू सेलर, और ठीक है, और कीमत दृढ़ता, पहला ही क्वेश्चन पूछा था किसकी कीमत दृढ़ता विशेषता है, तो ए और सी दोनों हो जाएगा। मैंने पहला ही क्वेश्चन में बताया कि कीमत दृढ़ता ऑल्गीपोली में होती है, इसमें सेलर कुछ होते हैं, ठीक है। तो ए भी सही है और सी भी सही है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ए सी दोनों। अगला क्वेश्चन, अलग अलग मांग की लोच एंड डिफरेंट इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड पाई जाती है कहाँ पे, तो डिफरेंट इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टूडेंट पाई जाती है आपके प्रोडक्ट डिस्क्रिमिनेशन में। अब स्टूडेंट इसको जरा देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अलग अलग जो डिफरेंट, कहने का मतलब है स्टूडेंट कि डिफरेंट जो प्रोडक्ट डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि जब एक ही प्रोडक्ट का, जैसे एक ही टूथपेस्ट कई नाम से आते हैं, तो वो प्रोडक्ट डिस्क्रिमिनेशन के एग्जांपल है, ठीक है। हर व्यक्ति अपने बजट अनुसार जैसा चाहता है प्रोडक्ट, टूथपेस्ट ही चाहिए, जिसको जो पसंद है, जैसा जिसका मतलब पैसा है जिसके पास, वो वैसी चीज़ें खरीद सकता है। तो ये प्रोडक्ट डिस्क्रिमिनेशन है, यानी अल्टरनेट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ये नहीं तो ये आप ले सकते हो। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है स्टूडेंट, एक ही प्राइस को, जैसे आपका एक पेन है और उसको दुकानदार एक व्यक्ति को 5 में दे देता है, उसको एक को 10 में देता है, एक को 15 में देता है और एक को 2-3 में ही दे देता है। तो ये आपका कीमत, यानी सेम चीज का अलग अलग प्राइस होता है, वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। और एक प्रोडक्ट का अल्टरनेट प्रोडक्ट अवेलेबल हो, वो प्रोडक्ट डिस्क्रिमिनेशन में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है प्रोडक्ट डिस्क्रिमिनेशन में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उपयोगिता फलन संबंधित है, यूटिलिटी फंक्शन किससे जुड़ा हुआ है, तो स्टूडेंट यूटिलिटी फंक्शन जो है वो आपका जुड़ा हुआ है मीजर वेलफेयर या सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर से, ठीक है। तो थियरी ऑफ कंज्यूमर इसमें हमारा देख लेते हैं एक बार फिर से। यूटिलिटी फंक्शन जो होता है स्टूडेंट, इसमें नापा जाता है कि कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट से कितना खुश है, ठीक है। तो ये मीजर करता है वेलफेयर और सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड, जो गुड्स का वो इस्तेमाल कर रहा है उस प्रोडक्ट से, वो किससे संबंधित है, तो ये उपभोक्ता के सिद्धांत से हो जाएगा। आप राइट आंसर आप सी कर लो, ठीक है। ये उत्पादन के सिद्धांत से नहीं, ये कंज्यूमर इस पे खुश होता है तो कंज्यूमर सिद्धांत होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुल वक्र ढाल है, स्लोप ऑफ टोटल कर्व, तो टोटल कर्व का स्टूडेंट जो स्लोप होता है वो जो होता है रेट ऑफ चेंज के बराबर और मार्जिनल के बराबर, दोनों के बराबर होता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी दोनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। वीडियो बड़ा हो रहा है स्टूडेंट, इसलिए आप चीजों वीडियो को फिर भी आप पूरा देखिएगा, मैं आपको अच्छे से पूरा सॉल्व करा देता हूँ। गेम थियरी किससे जुड़ा हुआ है, गेम थियरी इज एसोसिएटेड विद, तो गेम थियरी जो होता है ऑल्गीपोली से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको जाके आप गेम थियरी को भी पढ़िएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है। चलिए, ऑल्गीपोली यानी अल्प अधिकार से जुड़ा हुआ है। लाउड स्पीकर की अधिक आवाज उत्पन्न करती है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, यानी लाउड स्पीकर की हाई वॉल्यूम से पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी धनात्मक वाहता और निगेटिव एक्सटर्नलिटी, तो स्टूडेंट दोनों होती है, वो भी समझाई देता हूं क्यों दोनों होती है। देखिए, जब लाउड स्पीकर वो डिपेंड करता है कि किस लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे किसी को जागरूक करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि यहाँ नहीं जाना है, या यहाँ पे जाने से ये नुकसान है, या लाइट का तार गिर गया है तो कोई घर से बाहर मत निकले, या रोड का वो ना करे। तो जब पब्लिक अवेयरनेस के लिए कोई सूचना जब पब्लिक को देनी रहती है तो वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी के काम में करता है। लेकिन जब लाउड स्पीकर बज रहा है, शादी ब्याह चाहे जो भी, जब नॉइस पोल्यूशन करता है तो वो निगेटिव एक्सटर्नलिटी के लिए जाना जाता है। तो ए बी दोनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उच्चतम उपयोगिता का संभावना सीमा का ढाल, स्लोप ऑफ ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज, तो ये क्या होता है, तो उच्चतम उपयोगिता संभावना सीमा का ढाल जो होता है स्टूडेंट, उसकी जब हम बात करते हैं तो वो उपयोगिताओं के बीच ट्रेड ऑफ यूटिलिटीज हो जाता है, यानी उपयोगिताओं के बीच विनिमय का काम करता है, ठीक है। तो ये ट्रेड ऑफ यूटिलिटीज, ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए राइट रहेगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक कल्याण फलन से संबंधित, तो सामाजिक कल्याण फलन से संबंधित जो है ये इकोनॉमिस्ट कौन कौन है, यानी सोशल वेलफेयर फंक्शन से, तो स्टूडेंट बर्सन जुड़ा हुआ है, सैमुअल्सन जुड़ा हुआ है, इसके साथ साथ एरो भी जुड़ा हुआ है। तो अगर एरो होगा तो उसको भी याद रखिएगा, एरो नहीं है तो यहाँ पे हम ए बी दोनों के साथ चले जाएंगे। और ये तीनों जुड़े हुए हैं, सैमुअल्सन, बर्सन और ठीक है, और आपका एरो, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। गैर कीमत प्रतियोगिता की विशेषता, नॉन प्राइज कंपटीशन का फीचर क्या है, तो नॉन प्राइज कंपटीशन का फीचर स्टूडेंट क्या है, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं, तो नॉन प्राइज का फीचर क्या होता है,
इसमें स्टूडेंट नॉन प्राइज में सुपीरियर प्रोडक्ट क्वालिटी होती है। पहले तो आप नोट कर लो सुपीरियर प्रोडक्ट क्वालिटी। दूसरा में यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन होता है, ठीक है। ग्रेट लोकेशन एक्सेलेंट सर्विस भी इसके अंदर आता है। अच्छी लोकेशन पे अच्छा सर्विस, सुपीरियर प्रोडक्ट क्वालिटी, एडवर्टाइजमेंट और ब्रांडिंग पे कोई पैसा खर्च नहीं किया, सॉरी एडवर्टाइजमेंट और ब्रांडिंग पे पैसा खर्च किया जाता है। तो ये नॉन प्राइज का फीचर होता है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट इसमें कह रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन, फिर मोनोपोली, मोनोलिस्टिक कंपटीशन, नॉन ऑफ द एबव, ठीक है। तो ये कह रहा है कि गैर कीमत प्रतियोगिता, तो मैंने आपको बता दिया सुपीरियर प्रोडक्ट क्वालिटी, पूर्ण परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली। तो इसमें से स्टूडेंट कोई सही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें सुपीरियर प्रोडक्ट क्वालिटी होती है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन होता है, मतलब, ठीक है, और ग्रेट लोकेशन पे, अच्छी लोकेशन पे अच्छा सर्विस देते हैं, एडवर्टाइजमेंट और ब्रांडिंग में काम करते हैं। लेकिन जो हमारा ये आपका कह रहा है परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन में स्टूडेंट एडवर्टाइजमेंट और ब्रांडिंग में पैसा खर्च नहीं किया जाता, तो ये होगा नहीं। और ये मोनोपॉली और मोनोपॉली कंपटीशन से संबंधित है नहीं, एक अधिकार से संबंधित नहीं है। तो स्टूडेंट हमारे हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आपके लिए हमने 40 क्वेश्चन कराए हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने फ्रेंड से शेयर करिएगा, वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक आपको आपके एग्जामिनेशंस के लिए सभी को गुड लक, नमस्ते।